कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरन्तकाले तम शंकरम शरणदम शरणं व्रजामि। जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, ऐसे शरणदाता देवाधिदेव शंकर की मैं शरण लेता हुआ आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में गवीश द्विवेदी। हमारा यह विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पंचांग के माध्यम से तिथिवार नक्षत्र आदि का बोध कराते हैं, सुनाते हैं आपको प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक सुभाषित, साथ ही योग आयुर्वेद आदि के द्वारा स्वास्थ्य के रहस्यों से भी कराते हैं आपको अवगत, साथ ही साथ संस्कृत का भी करते हैं अभ्यास। तो इस पुण्य प्रभात की वेला में सुप्रभातम की इस अद्भुत यात्रा का करते हैं समारंभ आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुप्रभातम के इस मंच से अब बारी है उस ज्ञान को प्रकट करने की जो शब्दों में बंधा जीवन का सार लिए आता है। प्रस्तुत है आज का सुभाषित, जो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और सुख दुख की परिभाषा को सरलता से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख की संक्षेप में परिभाषा यही है कि परावलंबन से सदा दुख तो स्वावलंबन से सदा सुख ही मिलता है। Happiness and misery can be defined in two sentences. Dependence on others leads to misery, and dependence on self gives happiness. भारतीय सनातन धर्म में वर्णित 7 पवित्र नगरों को मोक्षदायक या मोक्ष देने वाले नगर कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन पवित्र स्थलों का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में श्री राम जन्मस्थली अयोध्या नगरी सप्तपुरी यानी कि 7 पवित्र नगरियों में से प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण नगरी है। आइए देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की इस श्रृंखला में अयोध्या नगरी पर आधारित यह रिपोर्ट। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय आध्यात्मिक प्रगति पथ के लिए साधनभूत कहे गए हैं। अर्थात शारीरिक इंद्रियों का परमात्मा से संबंध रखने के बीच के संतुलित दृष्टिकोण को ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप कहा गया है। 4 पुरुषार्थों से समन्वित मनुष्य अर्थवान बनता है और सांसारिक मोह के सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों दिव्य स्थानों की महिमा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, यथा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ इत्यादि। इसी क्रम में सप्तपुरियां भारत के 7 पवित्र सनातन तीर्थ स्थलों को संदर्भित करती हैं, जिनके दर्शन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सप्तपुरियों में ही परिगणित है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी। उत्तर प्रदेश में स्थित यह विशिष्ट नगरी है। त्रेता युग से कलयुग तक अपनी पहचान बनाने वाले अयोध्या नगर को ईश्वर का नगर भी बताया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधपुरी के व्याख्यान में कहा है, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी,
ममता जिन पर प्रभुई न थोरी। भूत शुद्धि तत्व के अनुसार यह पवित्र पावनी अयोध्या नगरी श्री रामभद्र के धनुषाग्र पर स्थित है। श्री राम धनुषाग्रस्था अयोध्या सा महापुरी। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही है। अयोध्या नगरी कई साधु संतों की भूमि भी है। सरयू नदी के किनारे कई पवित्र घाट इस नगरी की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं। कई पवित्र स्थानों की तरह अयोध्या की भी 2 परिक्रमाएं होती हैं जो पुण्यदायक होती हैं। अयोध्या का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण भाग है। हाल ही में निर्मित श्री राम मंदिर भारत की आत्मा और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक है। त्याग, समर्पण और मर्यादा के द्योतक प्रभु श्री राम एक ऐसे नाम हैं जो सबको जोड़ते हैं और सबको प्रेरणा भी देते हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज़। श्री अयोध्या नगरी का महात्म्य तो स्वतः सिद्ध है और कार्तिक मास में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जब दीपावली के पावन अवसर पर यह नगरी अपने प्रकाश से समस्त लोक को प्रकाशित करती है। अस्तु, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। सड़क दुर्घटनाएं चोट या आघात का बड़ा कारण है। सड़क दुर्घटनाएं जिनके कारण कितने ही युवाओं और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। आज विश्व आघात दिवस है। ट्रॉमा इंजरीज से कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। वैसे तो आघात के लिए कई कारण होते हैं, लेकिन विश्व भर में आघात का प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिनसे अधिकतर युवा वर्ग प्रभावित होता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। शारीरिक आघात या चोट यानी शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। आघात के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे यानी विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे है और हम सभी जानते हैं कि यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो प्रमुख कारणों में आता है रोड ट्रैफिक इंजरीज या रोड ट्रैफिक क्रैशेस। रोड ट्रैफिक क्रैशेस यंग पॉपुलेशन, जो कि वी फाइंड दैट ऑलवेज दे आर ऑन मूव, या तो वो 2 पहिया वाहनों में है या 4 पहिया वाहन में है, ट्रक में है, बसों में है, ट्रेन में है, उसमें किसी भी प्रकार से उनको चोट लग सकती है। बुजुर्गों में यदि आप देखें तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और कोई व्हीकल पीछे से आके उनको टक्कर मार के चला जाता है। या बुजुर्गों में हमने देखा है कि फॉल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, या तो नज़र की कमज़ोरी के कारण, अंधेरे के कारण या पैरों में कमज़ोरी के कारण वो फॉल हो जाता है उनमें। सामान्य तौर पर चोट, खरोच, फ्रैक्चर, जोड़ों का अपनी जगह से हिलना या खिसक जाना, मोच, खिंचाव, जलना या शरीर के किसी भाग का कट जाना इन रूपों में हो सकती है। चोट मामूली या गंभीर हो सकती है। कुछ मामलों में दिखने में मामूली लगने वाली चोट अंदर से गंभीर हो सकती है, जिसका परिणाम व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। हम ये देखते हैं कि यदि चोट लगती है तो चोट लगने से वो व्यक्ति तो घायल होता है, उस व्यक्ति को तो कष्ट होता है, परंतु उसके साथ जो जुड़े लोग होते हैं, पूरा एक परिवार जो है वो जो है कष्ट में चला जाता है। फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। सिर की चोट की वजह से लोग कोमा में चले जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की वजह से बहुत सारे लोग कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके पैरों में अपाहिज हो जाते हैं। पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है और वो व्यक्ति को वापस सोसाइटी में आने में, वापस अपने जॉब पर आने में कई महीने, कई साल लग जाते हैं। यदि हम कुछ नियमों का पालन करें, हम हेलमेट ठीक से लगाएं, उसको स्ट्रैप करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, और अगर आप हाई स्पीड पे हैं, हाईवेज पे हैं, तो पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा नशे में गाड़ी को ना चलाएं, हाई स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर बनाई गई है तो कृपया उसका प्रयोग करें। फुट ओवर ब्रिजेस का प्रयोग करें, हेडफोन लगाकर, और इस तरह से या मोबाइल देखते हुए ना तो आप चलें और ना तो आप ड्राइव करें। चोट लगने पर आवश्यक है
कि व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय उपचार मिले, साथ ही व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाना भी आवश्यक है। सावधानी रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है, जिससे चोट से बचाव हो सके। वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे आज के दिन सबसे बड़ा जो मैसेज हम देना चाहते हैं, इस साल का हमारा थीम भी यही है, बेटर फ्यूचर केयर फॉर सेफ लिविंग। उसमें हम ये चाहते हैं कि यदि आप किसी को दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं तो एज अ गुड समैरिटन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप निकटतम अस्पताल तक पहुंचाएं। सरकार की कई सारी योजनाएं भी हैं जिसमें कि आपको इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है। तो बजाय इसके कि कोई वीडियो बना के उसको हम रील बनाकर उसको वायरल करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को जो रोड पर पड़ा है, यदि उसके खून बह रहा है तो वहाँ पर हम तुरंत एक प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, उसको उस जगह से सेफली मूव करके और बिना उसकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को नुकसान पहुँचाए 2-3 लोगों की मदद से आप उसको या तो PCR वैन को बुला सकते हैं दिल्ली में या कोई भी व्हीकल में। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप निकटतम अस्पताल में ले जाएं, ये नहीं कि आपको सिर्फ बेस्ट हॉस्पिटल में ही लेके जाना है, क्योंकि उसमें टाइम गंवा सकते हैं। चोट या आघात की स्थिति में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का विशेष महत्व है। साथ ही सभी को किसी भी तरह के चोट या आघात से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य प्रभाग के बाद कार्यक्रम में बात योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज, जल्द लौटेंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। भारतीय संस्कृति मानव के समग्र विकास की बात करती है। समग्र विकास क्रम में शरीर का स्वास्थ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और इसके लिए योग को जीवन में अपनाने की बात की गई है। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगासनों के अभ्यास की। आइए देखते हैं योग प्रभाग में आज सिखाए जाने वाले आसनों को। हमारा आज का विषय है संतुलन। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाने वाले योगासन अभ्यास। तो आइए हम करते हैं पहला अभ्यास, उत्कट आसन। इसके लिए आप अपने पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस बनाएंगे। दोनों हाथ सामने थाइस पर होंगे। नजरें सामने एक स्थान पर, एक स्थिर बिंदु पर, ध्यान के लिए, कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। इनहेल करते हुए आप अपनी एड़ियों के साथ हाथों को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे। हाथों की स्थिति कंधों के स्तर तक। एक्सहेल करते हुए आप अपने घुटनों को मोड़ते हुए आराम से अपने संतुलन को अपने पैर के पंजों पर बनाए रखते हुए यहाँ पर 6 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसके बाद आराम से आप इनहेल करते हुए फिर से अपने पंजों पर बैलेंस यानी संतुलन बनाएंगे और एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे लाएंगे। यह है एक राउंड। इसी तरह से आप इस आसन को 3 से 4 बार कर सकते हैं। आज के विषय का दूसरा आसन है एक पद आसन। इसके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए वही क्रिया है कि आप सामने एक स्थिर बिंदु पर देखेंगे, शरीर के पूरे भार को एक पैर पर डालेंगे
और आराम से दूसरे पैर को उठाते हुए आप मोड़ते हुए पंजे को थाई पर, अपने जंघा पर रखेंगे, जंघा की अंदर की स्थिति पर रखेंगे। जो पैर मोड़ रखा है उसे घुटने को पीछे की ओर थोड़ा पुश करिए ताकि आपके कूल्हे की मसल्स एक्टिव हों, सपोर्ट में आए। हाथ नमस्ते मुद्रा में। आराम से यहाँ पर आप स्थिरता के साथ सामान्य श्वास के साथ 6 से 10 सेकेंड रुकेंगे। फिर जब धीरे से वापस आएंगे तो आराम से पहले अपने पैर को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। आइए जानते हैं आज के इस विषय में हमारे गुरुमा हंसा जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। शरीर में बैलेंस बनाए रखना, जैसे मन में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। ऐसा हरी भरी और इसकी आदत मानसिक जो होती है ना लोगों की, उसको अवॉइड करना जरूरी है। चाहिए तो एक पैर पर जरा खड़े होइए और एक पैर पर खड़े रह के थोड़ी बातें कर ली या ब्रश कर लिया, ऐसी कुछ आदत डालिए जिससे माइंड अलर्ट रहे हमेशा। जो भी हो सके शांति से करने की आदत डालिए। भागदौड़ जीवन गलत ही है। जितना हो सके रात को समय पर सोना, समय पर उठना, ये टाइमिंग हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सर्कैडियन रिदम में चलेंगे तो शरीर और मन दोनों बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं और ध्यान ये रखना है कि हम जितना हो सके जर की मूवमेंट्स, अचानक उठ जाना और ये सब चीज़ें ना करें। शांति से उठो, थोड़ी देर रुको और फिर आगे बढ़ो, ऐसी आदत डालिए बस, तो सब कुछ सही रहेगा। नमस्कार। शरीरगत शक्ति एवं स्फूर्ति को प्राप्त करने की प्रत्येक प्राणी की इच्छा रहती ही है। इसे पाने के लिए आयुर्वेद में बहुत से उपाय बताए गए हैं। इसी क्रम में पाचन संबद्ध समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरड़ औषधि से जुड़े भी अनेक उपाय हमें आयुष शास्त्र प्रदान करता है। हरड़ का उपाय जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय गोस्वामी के पास। आयुर्वेद में औषधियों का खजाना दिया गया है। इतनी औषधियां हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वोत्तम औषधियों की यदि हम श्रेणी बनाते हैं तो उनमें एक उस श्रेणी में आती है हरितकी। छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ दो मिलती हैं बाजार में। ये हरड़ एक ऐसी अद्भुत दवाई है, इसमें 6 रसों में से 5 रस होते हैं। आचार्य कहते हैं हरितकीम पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम। ये शिव है, शुभ है। यदि आप लवण नमकीन रस को छोड़ दें तो ये मीठा भी है, इसमें खट्टा भी है, इसमें कड़वा भी है, इसमें तीखापन भी है और इसमें कसैलापन भी होता है। और ये उष्णाम, ये हल्की सी गर्माहट देती है, लेकिन बुरा वाली गर्माहट नहीं। दोषानुलोम नीम लघ्वीम विद्यात तीप्तम पाचनम। जितनी भी शरीर में गंदगी है, दोष है, इसको निकाल करके गुणों को बढ़ाती है और शरीर को लघु कर देती है और भूख को बढ़ा देती है। सब आम और विष का पाचन कर देती है। इसलिए आयुष्यम पौष्टिकीम धन्याम वयसस्थापनम पराम। कहते हैं कि वयस्थापन, उम्र को यदि आपको 100 साल पूरा जीना है और यदि आपको पुष्टों के जीना है, सर्व रोग को हटाना है, सर्व रोग प्रशमनीम, बुद्धि को बढ़ाना है, इंद्रिय बल प्रदाम और इंद्रिय बल को देने वाली ये हरितकी का प्रयोग रोज करें। यदि कोई व्यक्ति सोते समय 1 चम्मच हरितकी 100 ml गुनगुने पानी में डाल के पी करके सोता है तो उनको यह सब लाभ निश्चित प्राप्त होते हैं। आयुर्विज्ञान की पाठशाला के बाद अब बात संस्कृत पाठशाला की। संस्कृत पाठशाला में अब समय है शुद्ध पदों के प्रयोग से जुड़े अभ्यास का, पुनरावृत्ति का। क्योंकि कई बार हम यह जान लेते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तब भी हमसे चूक हो जाती है। तो अशुद्धि से शुद्धि के पाठ की ओर चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा है वह शब्द जहां हम अक्सर दोष कर जाया करते हैं। नमोस्तु दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का
कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि। किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभटीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही। ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभटीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम। ज्ञान की ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो हम सबके जीवन की दशा और दिशा बदलती है। इसीलिए हम कहते हैं दीपज्योतिः ज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो प्रकाश के इस महापर्व के अवसर पर हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक से प्रकाशित होते रहें। इसी कामना के साथ आज के अंक में आपको छोड़े जाते हैं एक सकारात्मक समाचार के साथ। नमस्कार। यह है उज्जैन का दुर्लभ अश्विनी शोध संस्थान, जहां संस्थान के निदेशक आरसी ठाकुर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्कों के संग्रह और शोध में जुटा हुआ है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, नंदवंश, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य काल के सिक्के सुरक्षित हैं। इनमें अशोक ब्राह्मी लिपि में अवंतिका का नाम, क्षिप्रा नदी, देवी पार्वती और सत्ता का प्रतीक हाथी अंकित है। इन सिक्कों की अनमोल विरासत इस संस्थान को एक ऐसा द्वार बना देती है जहां से दर्शक वर्तमान के इस तट से अतीत के दूसरे तट तक आसानी से सफर कर पाते हैं। यह अश्विनी शोध संस्थान लगभग 50 वर्ष पूर्व से कार्यरत है और सर्वप्रथम मेरे पिताजी का कलेक्शन था। उसको देखकर मुझे लगा कि मैं एक बार सिंहस्थ मेले में गया था, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में हाथ मुद्राओं को प्रदर्शित किया था कि ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा। उसको देखने के बाद मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि जो अपना कलेक्शन है उसमें बहुत ही
पुराने और बहुत अच्छे प्रकार के सिक्के हैं, और उसके बाद मुझे लगा कि अपने को इस ओर कार्य करना चाहिए। उसके बाद मैं मुद्राएं एकत्रित करने लगा, तो लोगों को मुद्राओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए लगभग 150 बच्चों को हमने यहाँ से पीएचडी कराई। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हम निःशुल्क करते हैं। और ये मुद्राओं पर शोध करने से हमें नए नए शासकों का पता चला। रामगुप्त कोई राजा था, सिक्कों के बगैर हमें मालूम ही नहीं पड़ा था कि रामगुप्त राजा था। भारत सोने की चिड़िया है, ये गुप्त काल के सिक्कों से विदित हुआ। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमारे देश के इतिहास और खासकर विक्रमादित्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और हम आज इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया के सामने कह सकें कि विक्रमादित्य इस देश का राजा था। उसके हमारे पास में पुरातात्विक सीलों के, सिक्कों के और अन्य प्रकार के प्रमाण हैं। आरसी ठाकुर के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का संवत अंकित करने की परंपरा उज्जैन से शुरू हुई। उस दौर में सिक्कों पर राजवंशों के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे ताकि अनपढ़ भी पहचान सकें। तांबे के सिक्के जलाशयों को शुद्ध करते थे, जबकि सोना हमेशा से सबसे कीमती धातु माना जाता रहा। वहीं इन दुर्लभ सिक्कों की जानकारी शोधार्थियों की भी रुचि का विषय बनी रहती है, जिससे तत्कालीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी जो करेंसी थी, जो कि हमारे अलग अलग 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक गांधारा महाजनपद का भी एक सिक्का जिसको शतमना कहते हैं, शतक वर्ड जिससे निकला है, जिसमें क्रिकेट में हम सेंचुरी यूज करते हैं, वो शतमना को भी यहाँ पे मैंने देखा, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा मौर्यन काल के एंड के बाद जो अलग अलग सिटी स्टेट्स दैट रोज टू पावर, उनके सिक्के, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा जो इन्वेडर्स आए, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उनके सिक्के कैसे उन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी को डिपिक्ट किया, वो सारी चीजें मुझे जानने को मिली। तो एक तरीके से अपने देश का इतिहास जानने के लिए सिक्कों को समझना बहुत जरूरी है, एंड सबको, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट को, सबको आगे आना चाहिए इन सिक्कों का इतिहास समझने के लिए। संस्थान में सातवाहन, परमार और शुंग काल के सिक्के भी संरक्षित हैं। वहीं कुछ सिक्कों में जल संरक्षण का संदेश भी मिलता है। ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और गौरव की अनमोल धरोहर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। सिक्के सिर्फ लेन देन का माध्यम ही नहीं, बल्कि इतिहास को देखने की एक झलक भी होते हैं, और इसी इतिहास को सहेजने का कार्य श्री आरसी ठाकुर ने अपने अश्विनी शोध संस्थान से किया है। इतिहास को सहेजने के अलावा आने वाली पीढ़ियों को यह मार्गदर्शित भी करते हैं कि किस प्रकार संस्कृति को सहेजा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ पूजा पी वर्धन, दूरदर्शन समाचार, महिदपुर, उज्जैन।